सऊदी अरबिया ने अभी हज और उम्रा और टूरिस्ट वीज़ा इंडियंस के लिए बंद कर रखा है। 8 साल हो गए 1000 फ्लाइट लेने के बाद भी भाई एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कम्प्लीमेंट्री अपग्रेड मिला। भाई मेरी जो अल्जीरिया से जो फ्लाइट टिकट थी वो कंफर्म नहीं हुई थी, तो उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम्स किए थे। बहुत दुख हो रहा है, पता है क्यों? कि सारी की सारी मेरी वीडियो डिलीट करवा दी गई है। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूं। तो भाई इस वक्त मैं हूं दिल्ली एयरपोर्ट पे और आज मैं जा रहा हूं अल्जीरिया। कैसे जा रहा हूं सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। ऐसे मैं जा रहा हूं सऊदी अरबिया के लिए मैं जा रहा हूं भाई रियाद से जाऊँगा मैं जेदा और जेदा से जाऊँगा मैं अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरियस। और भाई ये है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल 3 और मैं जा रहा हूँ अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए। ऑल्सो भाई मैं लाइफ में पहली बार ले रहा हूँ बिजनेस क्लास। एक्चुअली मैंने बिजनेस क्लास ली है बट इंडिया में ली है, डोमेस्टिकली ली है। बट 8 साल के ट्रैवल के बाद फाइनली मैं एक बिजनेस क्लास ले रहा हूँ जो कि इंटरनेशनल होने वाली है। मैं जा रहा हूँ भाई इंडिया से रियाद से जेदा और जेदा से अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरियस। और ये भाई फ्लाइट मुझे काफ़ी सस्ती डील में मिल गई थी। इसके बारे में बात करता हूँ। मैं एक बार सऊदी अरबिया पहुँच गई क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं। कल मैं भाई नवांकुर भाई की शादी में आया था, मतलब यात्री डॉक्टर को आप जानते होंगे, उनकी शादी में मैं यहाँ पर आया था और शादी के बाद मैं अभी सीधा निकल रहा हूँ अल्जीरिया। तो भाई मैं अपने बोर्डिंग गेट पे आ चुका हूँ। ये है मेरा बोर्डिंग गेट 1A और अभी मैं फ्लाई कर रहा हूँ पहले रियाद। वैसे मैं बात कर लूँ भाई कि अभी सऊदी अरबिया का जो वीज़ा है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रखा है। उन्होंने इंडियंस के लिए वीज़ा बंद कर रखे हैं। बट सिंस मेरा एक स्टॉप ओवर था ये सऊदी अरबिया के अंदर, तो मुझे एक सऊदी अरबियन ई वीज़ा मिल गया। सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट से ही काफ़ी ईजी प्रोसेस था भाई, हाथों हाथ मिल गया, जिस तरह की तुर्किश वीज़ा मिलता है हाथों हाथ एकदम। और आई थिंक इसके लिए मैंने पे किए हैं 2200 रुपये के आसपास इस ई वीज़ा के लिए, जो कि मैं रह सकता हूँ सऊदी अरबिया में 4 दिन। हालांकि से मेरा जो ले ओवर है सिर्फ 10 घंटे का है। मुझे वीज़ा की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेरी एक डोमेस्टिक फ्लाइट है सऊदी अरबिया के अंदर, तो मुझे इमिग्रेशन क्रॉस करना पड़ेगा और एक डोमेस्टिक फ्लाइट लेके वापस से फिर मुझे एक फ्लाइट लेनी पड़ेगी अल्जीरिया की। तो मैं फिलहाल अभी बोर्डिंग कर रहा हूँ सऊदी एयरलाइन में बिजनेस क्लास, वो पहली बार। तो भाई देखता हूँ मेरा कैसा रहता है एक्सपीरियंस सऊदी एयरलाइन के साथ पहली बार, वो भी बिजनेस क्लास में। तो गाइज वेलकम टू सऊदी अरबिया। मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त रियाद में और मेरी अगली फ़्लाइट है यहाँ से जेदा की एंड जेदा से मैं जाऊंगा अगली जो मेरी नेक्स्ट कंट्री होने वाली है वो है अल्जीरिया। वैसे भाई मैं बात कर लेता हूँ सऊदी अरबिया के वीज़ा के बारे में। यार देखो सऊदी अरबिया का जो वीज़ा है अभी इन्होंने बंद कर रखा है, टूरिस्ट वीज़ा, हज और उम्रा, क्योंकि यहाँ पर एक भगदड़ मची थी आपको पता होगा। तो उसकी वजह से 10 कंट्री के लोगों को ही आना उन्होंने बैन कर रखा है इन सब वीज़ाज़ के थ्रू। लेकिन अभी भी एक जो मैं आया हूँ वो आया हूँ स्टॉप ओवर वीज़ा पे, मतलब ट्रांजिट वीज़ा पे मैं आया हूँ, तो इसलिए मुझे उन्होंने अलाउ कर दिया यहाँ पर आना। और एक भाई फनी इनफ बात हुई कि जो मेरा सऊदी अरबिया का जो स्टाम्प लगा है भाई वो नेक्स्ट टू लगा है ईरान का स्टाम्प। राइट, ईरान और सऊदी अरबिया भाई एक दूसरे को पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन मेरे पासपोर्ट पे आज वो फ्रेंड हैं ना, मतलब एटलीस्ट मेरे पासपोर्ट पे वो फ्रेंड तो हैं ही अभी। तो ये थी सऊदी अरबिया की अपडेट। चलो अभी मैं अपनी अगली फ़्लाइट लेने वाला हूँ जो कि है जेदा की। तो भाई ये था मेरा नैपिंग रूम, हालांकि मैं यहाँ पे सो गया था। तो गाइस अभी फ़्लाइट बोर्ड कर रहा हूँ मैं जेदा के लिए। एक बार मैं जेदा पहुँच जाता हूँ तो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे मुझे ये बिजनेस क्लास डील मिली और सब कुछ, मतलब कैसे अचानक से ये प्लान हुआ। और साथ ही साथ बात कर लूँगा मैं अल्जीरिया के वीज़ा के बारे में भी। तो यहाँ मेरी फ़्लाइट बोर्ड हो रही है सऊदी एयरलाइन की और ये है जेदा एंड लास्ट कॉल। तो गाइज़ वेलकम टू जेदा। मैं 2 फ्लाइट लेके जेदा पहुंच चुका हूं। इस वक्त मैं हूं भाई जेदा एयरपोर्ट पे और जेदा एयरपोर्ट जो है वो रियाद एयरपोर्ट से अच्छा खासा बड़ा है। जो मेन रीज़न ये है क्योंकि यहीं पर एक्चुअली पास में ही पड़ता है मक्का, तो लोग यहाँ पर जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि हज या तो फिर उम्रा के लिए आते हैं। हालांकि भाई सऊदी अरबिया ने अभी हज और उम्रा और टूरिस्ट वीज़ा इंडियंस के लिए बंद कर रखा है। उसका भाई जो मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर भगदड़ मच गई थी, आपको अपने न्यूज़ में सुना होगा कि यहाँ पे भगदड़ मच गई थी। तो और दूसरी बात ये है कि इतनी यहाँ पे गर्मी है तो काफ़ी लोगों की जान भी चली गई थी, तो उन्होंने हज और उम्रा वीज़ा के साथ
साथ टूरिस्ट वीज़ा को बंद कर दिया है। क्यों किया टूरिस्ट वीज़ा को बंद? क्योंकि भाई बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे कि टूरिस्ट वीज़ा लेके यहाँ पर आ रहे थे हज और उम्रा करने के लिए। क्योंकि भाई जो हज और उम्रा वीज़ा होता है उसका एक लिमिट होता है, बट टूरिस्ट वीज़ा की कोई लिमिट नहीं होती, तो लोग टूरिस्ट वीज़ा लेके आ रहे थे। तो पहले इसे कंट्रोल करना थोड़ा ज़्यादा ईजी था, लेकिन सिंस लोग अब टूरिस्ट वीज़ा पे आने लग गए तो भाई टूरिस्टों के लिए भी उन्होंने बैन कर रखा है। हालांकि अगर आपके पास US, UK, शेंगन, कनाडा इनमें से कोई अगर आपके पास वीज़ा है तो यहाँ पे अभी भी आप ऑन अराइवल ले सकते हो। हालांकि मैंने वो नहीं किया क्योंकि मेरे पास भाई वीज़ा लिया था मैंने। जब भाई आप सऊदी एयरलाइन से फ़्लाइट बुक करते हो, इधर वो इकोनॉमी या तो फिर बिजनेस क्लास, कुछ भी चलेगा। मेरी इस बार तो बिजनेस क्लास है, बट दीपांशु भाई जब आज से आई थिंक 2-3 या 4 महीने पहले यहाँ पर आए थे, इकोनॉमिक क्लास से आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर जाना और आप जब टिकट बुक कर लोगे उसके बाद आपको जाना होगा मैनेज माई बुकिंग में। वहाँ पे ऐड एक्स्ट्राज में आपको एक इंश्योरेंस खरीदना होगा जो कि तकरीबन 2400 रुपये के आसपास का है, और आपका सऊदी वीज़ा हाथों हाथ आ जाएगा, जिससे कि आप सऊदी अरबिया के अंदर 4 दिन रह सकते हो। अगर आपका सिर्फ एक स्टॉप है सऊदी अरबिया के अंदर, जैसे कि अगर कोई फ़्लाइट आपकी न्यूयॉर्क से आ रही है, मान के चलो जद्दा, और जा रही जद्दा से मुंबई या दिल्ली, तो आपको नहीं चाहिए होगा सऊदी वीज़ा। बट मेरे केस में क्या था कि जो मेरी फ़्लाइट थी वो आ रही थी दिल्ली से रियाद, रियाद से जद्दा, एंड देन जद्दा से अल्जीरियस। सिंस मैं एक डोमेस्टिक फ़्लाइट ले रहा था तो इस केस में मुझे सऊदी वीज़ा की ज़रूरत पड़ी और मुझे हाथों हाथ मिल गया। सिर्फ मुझे आई थिंक 2400 रुपये के आसपास मैंने पेमेंट किया था। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अचानक से मैंने ये बिजनेस क्लास टिकट लेने का कैसे प्लान किया। तो भाई मैं ऐसे ही चेक कर रहा था, मुझे एक वेबसाइट मिली भाई जोमंग। मुझे भाई अल्जीरिया की जो फेयर है, अल्जीरिया की जो प्राइसेस हैं, ऑलमोस्ट भाई एकदम सेम प्राइस में मिली इकोनॉमी के। मैंने कहा लगा यार कि 8 साल हो गए आज तक कभी बिजनेस क्लास नहीं ट्रैवल की, क्योंकि भाई मेरा भाई ट्रैवल ना वो अब लाइफस्टाइल हो गया। मतलब मैं लगातार घूम रहा हूँ, फुल टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ पिछले 8 सालों से, तो मैंने कभी मतलब बिजनेस क्लास को देखा नहीं कि क्यों इस पे पैसे बर्बाद करें बिजनेस क्लास पे चढ़ के। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मुझे ऑलमोस्ट भाई सेम प्राइस पे मिली है बिजनेस क्लास टिकट। मैंने कहा 8 साल हो गए हैं कभी नहीं लिया, चलो आज लेते हैं। तो मैंने कहा चलो 8 साल के बाद मैंने ये बिजनेस क्लास टिकट फ़्लाइट ली भाई अल्जीरिया की। अभी तक सच कहूँ तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, किसी से मैं कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पहली इंटरनेशनल बिजनेस क्लास फ़्लाइट टिकट है। मैंने इंडिया के अंदर ली थी, वो भाई कंप्लीमेंट्री मेरा अपग्रेड मिला था, लेकिन इंडिया के बाहर मुझे आज तक कभी कंप्लीमेंट्री अपग्रेड मिला नहीं है। 8 साल हो गए, 1000 फ्लाइट लेने के बाद भी भाई एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कंप्लीमेंट्री अपग्रेड मिला। भाई कई लोगों को भाई 10 फ्लाइट लेने पर भी एक फ़्लाइट में कंप्लीमेंट्री अपग्रेड मिल जाता है, बट मेरी किस्मत उतनी अच्छी रही नहीं अभी तक। तो मैंने 1000 फ्लाइट ली होगी अभी तक, लेकिन कभी भाई बिजनेस क्लास में नहीं गया इंटरनेशनली। अभी मैं भाई 3 फ्लाइट ले रहा हूँ बैक टू बैक। पहले मैं आया इंडिया से रियाद, रियाद से जद्दा, एंड जद्दा से अभी जा रहा हूँ अल्जीरियस, जो कि तकरीबन 6 घंटे की फ्लाइट होने वाली है। अभी जाकर थोड़ा फ्लाइट पर सोऊंगा और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि दिखती कैसी है सऊदी की बिजनेस क्लास कैबिन। भाई ट्रैवलिंग मेरे लिए एक लाइफस्टाइल बन गया है। पिछले 8 सालों से फुल टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, बट सच बताऊँ बिजनेस क्लास कभी नहीं सोचा। क्यों वेस्ट करें इतने पैसे एक सीट पर, यही सोचकर इकोनॉमिक बुक करता रहा। बट इस पर बिजनेस क्लास मिला ऑलमोस्ट इकोनॉमिक के प्राइस पे। अल्जीरिया के लिए बिजनेस क्लास राउंड ट्रिप बस 78,000 रुपीज में। यूजुअली ये 1 लाख प्लस होती है, बट जोमंग की वजह से ये डील मिल गई। जोमंग कोई नॉर्मल बुकिंग साइट नहीं है, ये एक डील मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है। बस अपना होम एयरपोर्ट सेलेक्ट करो और यह दुनिया भर के इंटरनेशनल डील्स ट्रैक करता रहता है। जैसे ही प्राइस ड्रॉप या मिस्टेक फेयर आता है आपको तुरंत नोटिफाई करता है। सबसे बेस्ट ये है कि ज्यादातर फुल सर्विस एयरलाइन चुनता है, मिनिमल लेओवर और 1 स्टॉप मैक्स। कोई सेल्फ ट्रांसफर या ट्रांजिट वीजा की भी कोई चिंता नहीं। मैं अब जोमंग प्रीमियम यूज करता हूँ। प्राइस जब गिरते हैं मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर आप प्रीमियम लोगे तो आपको ऐसे डील्स मिलेंगे। अगर स्मार्ट ट्रैवल करना है तो एक बार ट्राई जरूर करो। कोड यूज करो सुबह 150 और ₹150 का इंस्टेंट डिस्काउंट लो अपनी प्रीमियम मेंबरशिप पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और नेक्स्ट स्टेप पे निकलने से पहले जोमंग चेक कर लेना। तो भाई अगली बार आप कभी इंडिया से बाहर निकलने की सोचो तो एक बार भाई जोमंग की वेबसाइट को जरूर चेक कर लेना। आपको क्रेजी डील्स मिलेंगे और ट्रैवल का जो सबसे मेन खर्चा है वो फ्लाइट टिकट, वो आपका बहुत बड़े सस्ते में हो जाएगा। और एक बात और, मैं जस्ट अभी ईरान से आ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ अल्जीरिया, क्योंकि मैं इंडिया गया था सिर्फ 2 दिनों के लिए, मतलब 1 दिन ही मान लो भाई, क्योंकि नमांकुर भाई की शादी थी तो उसकी शादी में गया था मैं 1 दिनों के लिए। तो वहाँ पे भाई सारे लोग मिले थे तो काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ पे सबसे मिल के भाई परमवीर भाई से मिला, चंटी भाई से मिला, नवदीप भाई से मिला, मनोज भाई से मिला, दीपांशु तो था ही वहाँ पे, उसके अलावा अनमोल भाई भी वहाँ पे आए हुए थे। तो अलग अलग लोगों से मैंने वहाँ पे मिला, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था भाई। एटलीस्ट शादी के बहाने सबसे मेरी मुलाकात तो हो गई। और भाई अगर मैं बात करूँ सऊदीया एयरलाइन की तो अभी तक मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सऊदी एयरलाइन के साथ। थोड़ी सी मुझे दिक्कत हुई थी भाई इंडिया में चेक इन के टाइम। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या हुई थी कि मेरी अल्जीरिया की फ़्लाइट थी, मेरे पास सऊदी वीज़ा भी था, मेरे पास अल्जीरिया का वीज़ा भी था। ऑफकोर्स बिना उसके कैसे जा पाऊँगा भाई मैं अल्जीरिया। लेकिन मेरी जो अल्जीरिया से जो
फ़्लाइट टिकट थी वो कंफर्म नहीं हुई थी, तो उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम्स किए थे। रिटर्न फ़्लाइट टिकट चाहिए होता है भाई, लेकिन इसमें थोड़ी मेरी भी गलती थी। गलती ये थी भाई कि मैंने पेमेंट तो कर दिया था भाई। आप किसी वेबसाइट को पेमेंट करते हो तो कभी कभी 2-3 घंटे लगा देते हैं, तो मैंने लास्ट मोमेंट में पेमेंट की थी मैंने कि अल्जीरिया से मैं बाहर निकलूँगा, कुछ जाऊँगा दूसरे देश में। तो वो मैंने पेमेंट करी थी, वो टिकट नहीं आया था, ई टिकट नंबर नहीं आया था, आई थिंक PNR आ गया था। तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई थी मुझे जब मैं चेक इन कर रहा था। हालांकि उन्होंने मेरा भाई US, UK, शेंगन, ऑस्ट्रेलिया सारा वीज़ा देखा, पता नहीं क्यों। मतलब मैं भाई अल्जीरिया जा रहा हूँ, आपको US, UK वीज़ा देखने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने देखा और अल्जीरिया के बाद मैं जहाँ जा रहा हूँ उस वीज़ा को भी देखा, उसका फ़ोटो लिया। और भाई इमिग्रेशन में भी, मतलब इंडिया के अंदर भाई इमिग्रेशन में भी थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई थी। मैंने उनको दिया, बोला कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा भाई जा रहा हूँ मैं अल्जीरिया। बोलता अच्छा, वीज़ा देखा मेरा, फिर वो अंदर गए कुछ पता लगाने के लिए कि क्या अल्जीरिया बैन्स तो नहीं इंडियंस के लिए वगैरह वगैरह। तो फिर उन्होंने वापस से स्टाम्प मार के मुझे भेज दिया। बहुत सारे सवाल हुए थे कि क्या करते हो, नहीं करते हो, क्यों जा रहे हो अल्जीरिया एंड स्टफ। मैंने कहा मैं ट्रैवल ही करते रहता हूँ, अल्जीरिया घूमने के लिए जा रहा हूँ। सारा देश भाई घूमने के लिए है, द वर्ल्ड इज़ लाइक माई होम, जहाँ मन करे चले जाओ। चलो अभी मैं फ़्लाइट बोर्ड कर रहा हूँ अल्जीरिया की, द कैपिटल ऑफ अल्जीरिया भाई, वन ऑफ द लीस्ट विजिटेड कंट्री है दुनिया की 10th लार्जेस्ट कंट्री है। और भाई टूरिज्म वीज़ा के लिए कितनी मुझे दिक्कत हुई, कितने पापड़ बेलने पड़े, मैं आपको बताऊंगा अल्जीरिया जाके। ये मेरी एक लास्ट लेग है, यहाँ से मैं जद्दा से मैं निकल रहा हूँ अल्जीरिया। पियानो देखा हुआ है, जैसे ही पियानो देखता हूँ मुझे ब्रेडन की याद आती है। ब्रेडन रहता तो जाके बजाते रहता, हर जगह बजाते रहता है वो। देखो भाई ये है इकोनॉमिक क्लास की लाइन, ये देख जितने भी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ये सारे के सारे इकोनॉमिक क्लास के हैं। बट वहाँ पे दूसरा गेट भी लगा हुआ है जो कि बिजनेस क्लास के लिए स्पेशल गेट होती है, तो वो वाले उस गेट से जाके मैं फ़्लाइट बोर्ड करूँगा। अभी ये इकोनॉमिक क्लास की अभी तक बोर्डिंग चल ही रही है, अभी भी लगता है टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, वहाँ से फ़्लाइट बोर्ड करूँगा मैं। दोनों बाई सेम ही एयरक्राफ्ट में जाएगी, लेकिन अलग अलग गेट्स हैं, एक बिजनेस क्लास के गेट्स हैं और एक इकोनॉमिक क्लास के गेट है। पिछली जो 2 फ्लाइट मैंने ली थी उस दोनों फ्लाइट में भाई मुझे विंडो सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार मुझे मिली है विंडो सीट। और दिन का भी समय है तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि कैसा है बाहर का नज़ारा, और जब लैंड करेंगे अल्जीरिया की तो वो भी देखने लायक होगा। फ़िलहाल भाई मैं अपने भारतीय पासपोर्ट से जा रहा हूँ अल्जीरिया। अगर भाई मैं बात करूँ एमिनिटीज़ की, तो एक पीछे उन्होंने बड़ा सा हेडफोन दे दिया है, एक बढ़िया सा कंबल जो कि मुझे सोने में काफ़ी हेल्प करता है। अभी जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करेगी मैं सो जाऊँगा। ये जो बेड है काइंड ऑफ बेड बन जाता है, तो आराम से आप सो सकते हो। बस अब फ्लाइट टेक ऑफ करेगी एक बार तो मैं जाकर सो जाऊँगा कि नींद थोड़ी थोड़ी तो आ रही है। और ये तकरीबन 6 घंटे की फ़्लाइट होगी तो एटलीस्ट 4 घंटे की नींद तो मैं ले ही लूँगा। और भाई सामने हमारे एक है बड़ी सी TV की स्क्रीन, इस तरफ कुछ ऐसा दिख रहा है बाहर का नज़ारा। और अगर लेग स्पेस की बात करें तो आप देख सकते हो, मतलब आराम से सो सकते हो आप चाहो तो। और स्पेशली ये वाला जो पार्ट है वो चला जाता है पीछे, एकदम फ्लैट बेड बन जाता है। तो गाइज़ फ़्लाइट टुडे ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, अभी कुछ खाने पीने को मिला है। मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ रूट क्या है। देखो भाई जद्दा से निकलती है फ़्लाइट, और जद्दा से निकलने के बाद इजिप्ट के ऊपर से फ्लाई करके लीबिया के ऊपर से, तुनिसिया के ऊपर से, और फिर जाती है अल्जीरिया। इस चारों कंट्री से होते हुए मैंने मैप लगा लिया है। लेकिन अभी मेरा खाना है, तो कि आपको दिखाता हूँ खाना क्या मुझे मिला है। ये भाई कुछ अंडे टाइप का है, लोकल सऊदी खाना, एक ऑरेंज जूस, कुछ दही मिल गई है, सऊदी की रोटी और कुछ फ्रूट्स। ये खाना पीना हिसाब किताब। चलो थोड़ा सा खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। हालांकि ऑल इंडिया रैंक एक करके एक अच्छी मूवी देख रहा था मैं, बट नींद आने लग गई। अभी भी 4 घंटे और बचे हुए हैं, तो अब तो सो जाता हूँ। सीधा उठूँगा मैं अल्जीरिया में खाना पीना खाने के बाद। वेल गाइस, तो फिलहाल देखो मैं सो चुका हूँ। ये जो बेड है काइंड ऑफ लाइक फ्लैट हो जाता है पूरी तरह से, काइंड ऑफ नहीं, पूरी तरह से फ्लैट हो जाता है, तो आराम से मैं अब सो सकता हूँ। तकरीबन अभी 4-4.25 घंटे की फ्लाइट अभी और बची हुई है, तो 4 घंटे की नींद लेता हूँ। आपसे मिलता हूँ जब फ्लाइट लैंड करने वाली होगी। फिलहाल के लिए थोड़ा सा मैं सो जाता हूँ कि आज फिर दिन मेरा काफ़ी सही रहेगा। जो भाई मेरे पड़ोस में है वो लड़की, उससे मेरी बात हो रही थी, उसने बताया कि वो अल्जीरिया से और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताई अल्जीरिया के बारे में। तो उसने ये बताया कि अल्जीरिया के अंदर दुनिया का सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो वो जाके पता चलेगा अल्जीरिया में कि ये बात सही है कि गलत। अभी तक सच कहूँ तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सऊदी एयरलाइन के साथ। खाना पीना भी काफ़ी बढ़िया था। अब हो गया, चलो थोड़ा सो जाता हूँ मैं अब। तो
तो भाई अपडेट ये है कि मैं अल्जीरिया में आ गया हूँ। पता नहीं कितनी बार ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत दुख हो रहा है। पता है क्यों? कि सारी की सारी वीडियो डिलीट करवा दी गई है। मैं भी एयरपोर्ट के बाहर आया हूँ, ट्रेन लेने वाला हूँ। एक अच्छी बात है कि मैंने ज़बरदस्त थोड़ी सी फाइट की भाई। मेरी भाई फ्लाइट की जो ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी ना भाई, वो भी डिलीट करवा रहे थे। मैंने कहा वो क्यों डिलीट करूँ यार, तेरे देश का थोड़ी वीडियो है, फ्लाइट की वीडियो क्यों डिलीट करूँ? फिर सऊदी की डिलीट करवा रही थी वीडियो। पुलिस भाई, ये पुलिस थी, ये कोई मतलब कोई नॉर्मल बंदा था तो मैं झगड़ा भी कर लेता भाई। पुलिस थी, क्या झगड़ा करता मैं। सब के सब जितनी भी मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी थी, फ्लाइट से उतरने से लेके अभी तक ट्रेन स्टेशन आने तक, सारी की सारी वीडियो मेरी हो गई है डिलीट। अब वापस से मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या मैंने बताया था और क्या क्या यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वीज़ा के बारे में, सऊदी वीज़ा के बारे में। तो वापस से मुझे एक वीडियो शूट करना पड़ेगा अभी। कोई बात नहीं, होता है। मतलब यार जो ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं ना, सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का होता है। यही हमारा भाई हार्ड वर्क है। इतनी सब चीज़ें मैंने बताई और थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लोगों से मिलाया आपको, और वो डिलीट हो गई अब। और प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर फ़ोन में मैं वीडियो बना रही, मेरे अपने फ़ोन वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसलिए मैंने नया कैमरा लिया है। तो फ़ोन में जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो वो जाता है रिसेंटली डिलीटेड में, बट मैंने कैमरा में बनाया भाई, और ज़बरदस्ती भाई उसने जाकर डिलीट करवाया मेरे से वीडियो। क्या ही कर सकता हूँ मैं अब। चलो थोड़ा सा मैं अब ट्रेन लेता हूँ, या कुछ ऐसी दिख रही है भाई यहाँ की लोकल ट्रेन, और ट्रेन लेके भी जाना है सिटी। तो गाइज एयरपोर्ट पे क्या हुआ और पुलिस ने मुझे क्यों पकड़ा, ये सारी जो स्टोरी है मैं आपको एक बार पहुँच के बताता हूँ सिटी। फिलहाल मैं अभी मेट्रो में यहाँ के बैठ गया हूँ, ट्रेन मान लो आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जो सिटी है तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। तो ये कुछ ऐसे रास्ते से हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, और ये देखो भाई कितनी भीड़ हो गई अचानक से। ट्रेन पर बहुत सारे एक्चुअली लोग आ चुके हैं। एयरपोर्ट पे जो भाई मुझे पुलिस ने पकड़ी थी, उसको स्टोरी एक बार मैं कहीं पहुंच जाता हूं, या किसी रेस्टोरेंट में या तो फिर अपने होटल में, इसके आपको समझाता हूं क्या हुआ था। तो गाइस फाइनली मैंने ट्रेन लेके मैं आ चुका हूं। ये कुछ ऐसी दिखती है यहाँ की ट्रेन। ये ट्रेन एक्चुअली एयरपोर्ट से आई, और इनके पास भाई चेंज नहीं था। मेरे पास 1000 दिनार के नोट एक्चुअली पड़ा हुआ है, तो मैंने जो 20 यूरो जो चेंज करवाया था, ये भाई 1000 जो दिनार का, या कि लोकल करेंसी कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन इनके पास चेंज था नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि छोड़ दो, तुम मत दो पैसे। और ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए तो नहीं देता हूँ, क्योंकि इनके पास चेंज भी नहीं है तो दे नहीं पा रहे थे। ये कुछ ऐसी दिख रही है भाई यहाँ की ट्रेन स्टेशन। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बाहर। आई होप भाई कोई वीडियो बनाने से वापस से मुझे मना ना करे। पुलिस तो सामने खड़ी है, इसलिए वीडियो बनाना बंद करता हूँ। वेल गाइस, तो मैं अभी ट्रेन से उतर के थोड़ा यहाँ पे चल रहा हूँ। कुछ ये ऐसी स्ट्रीट है यहाँ पे, थोड़ी सी अभी फिलहाल धूप निकल गई है, बट ठंडी तो है यार। मतलब मान के चलो 18-19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो होगा, क्योंकि बारिश हुई थी अभी। यार एक बात मैंने बोलना चाहूँगा कि मैं ना जब किसी कंट्री से निकलता हूँ तो कोई रिसर्च नहीं करता हूँ, ऐसे उठ के चल गया, हाँ देखता हूँ क्या है नहीं है। और जब यहाँ पर आया तो ठंडी निकल गई। अब बताओ किसने वाइल्ड ड्रीम में भी इमेजिन किया होगा कि भाई जिस कंट्री में 90% सहारा है, और ये ऑलमोस्ट अप्रैल का महीना, ऑलमोस्ट मिड अप्रैल का महीना है, ठंडी कहाँ से हो सकती है। तो मैं बस वही पॉपुलर ओपिनियन की वजह से, अपने दिमाग में स्टेरियोटाइप की वजह से मैं यहाँ पर मेरा ठंडी कपड़े लेके आ गया था, और अब खरीदना पड़ेगा ठंडी कपड़े के, झेलना ठंडी है भाई। ये भाई यहाँ पे हिसाब किताब, ये यहाँ का सिटी सेंटर ही बोल लो, ऐसा कुछ दिख रहा है। अच्छी बिल्डिंग्स हैं, इसको मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊँगा। ये तो बस आपको मैं शुरू में दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको दे रहा हूँ मैं कि दिखता कैसा है अल्जीरिया। लेकिन मेरे को खोजना भी होटल, और कहाँ मिलेगा मुझे खुद नहीं पता। तो ट्रेन स्टेशन से मैं अपने होटल जा रहा हूँ पैदल। काफ़ी इंटरेस्टिंग सिटी लग रही है अभी तक। जब मैं बोलूँगा जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है अल्जीरिया की कैपिटल का, ये देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। मुझे कहीं अब लगता है ना ये मिनी मैं यूरोप में आ रखा हूँ। काफ़ी यूरोप वाली फीलिंग दिला रहा है भाई ये शहर मुझे। बस बात ये है कि लोग यहाँ के अल्जीरिया के लोग हैं, यहाँ पे लोग अरेबिक बोलते हैं, हालांकि फ्रेंच भी बोलते हैं यहाँ पे। थैंक यू, आई एम गुड। तो लोग भी बहुत फ्रेंडली लगे मुझे अभी तक तो वेल चलो अभी जा रहा हूँ पहले होटल की तरफ। फिर पहले चेक इन कर लेता हूँ, और 2 काम मुझे कराना है। एक चेक इन कराना है मुझे होटल में, और दूसरा जो मुझे कराना है वो है पैसे एक्सचेंज। मेरे पास लोकल करेंसी ज़्यादा बची नहीं है, कुछ ही पड़े हुए हैं मेरे पास। थोड़ी मोड़ी लोकल करेंसी मेरे पास अभी है, जो कि मैंने चेंज कराया था एयरपोर्ट पे, बट उसमें कुछ नहीं होने वाला, उससे और कुछ चेंज कराने हैं। ये 10 यूरो है जो है। ब्राज़ीलिया गजब लोग है भाई यहाँ पे। क्या हाल है भाई, बंदा सही हो? والله ماني فاهم صاحبك ده मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो भाई यार। नमस्ते नमस्ते। तो गाइस मैं अभी अपना होटल रूम ढूंढ रहा हूँ। मुझे ये मिला है अराउंड 1000 रुपये के आसपास दे रहे हैं ये ना, बेसिक सा रूम है 1000 रुपये। बट एक्चुअली वॉशरूम नहीं लग रहा है। वॉशरूम तो था लेकिन उन्होंने लगता है बंद कर दिया है। गर्म पानी भी नहीं आ रहा है। तो ये वॉशरूम तरह की बंद कर रखा है। गर्म पानी आ रहा है, इसलिए गर्म पानी आ रहा है, अच्छी बात है। एक पॉजिटिव साइन होता है भाई गर्म पानी, क्योंकि ठंडी है तो मैं कभी ना कैसे रहूँगा बिना गर्म पानी के, नहा कैसे सकता हूँ। ठीक है, ये 10 यूरो का, मतलब 1000 रुपये के आसपास का ही है। मैं चाबी दिया, बोला खुद से खोल के खुद से देख लो। मैंने देख लिया कि
तो भाई वो वाला होटल मुझे काफ़ी सही लगा, मतलब ठीक है 1000 रुपये के हिसाब से सही है। चलिए 1000 रुपये भी नहीं लग रहे हैं, अराउंड 950 रुपये के आसपास लग रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और होटल है, तो मैंने कहा एक बार जाकर देख लेता हूँ, हो सकता है इससे बेटर और सस्ता प्राइस मिल जाए। तो एक ऑप्शन और देख लेता हूँ, मेरे पास इस ऑप्शन था। हेलो हाय, तो मैं जा रहा हूँ वापस से कि यहाँ पे होटल है, अफ्रीक होटल करके है, वो जाके देखूंगा। अगर ये महंगा होगा तो फिर मैं उसी में जाके रह लूँगा। तो गाइस फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी होटल रूम को लूँगा। वैसे मेरे होटल रूम से ऐसा कुछ दिख रहा है नज़ारा, भाई क्या खूबसूरत दिख रहा है। नहीं ये देखो, ये बिल्डिंग से मेरे पीछे सामने भी एक बालकनी है और ये कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे नज़ारा। और ये मेरा रूम है भाई। ये इसके रूम के लिए मैं 950 रुपये के आसपास दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ की अगर लोकल करेंसी में बात करूँ तो मैंने यहाँ पे दिया है 2400 लोकल करेंसी मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से सही है। अगर 1000 रुपये या 950 रुपये के आसपास पड़ रहा है तो इट्स नॉट बैड। बट जरा मैं बात कर लेता हूँ भाई कि मेरे साथ हुआ क्या भाई एयरपोर्ट पर। तो आपने भाई क्लिप देखी होगी जहाँ पर मैं फ्लाइट में वीडियो बना रहा था और फ्लाइट में वीडियो बनाने के बाद सीधा मैं आ गया एयरपोर्ट। चलो पहले बात कर लेता हूँ मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले लैंड करने के बाद मैं गया इमिग्रेशन में। मेरे पास भाई ऑलरेडी वीज़ा पड़ा हुआ था अल्जीरिया का। अल्जीरिया का जो वीज़ा है भाई मैंने वो इंडिया में लिया था, दिल्ली में लिया था। उसके लिए उन्होंने मुझे लगे थे 2 हफ्ते, राइट। मुझे भाई 2 हफ्ते लग गए थे मेरे अल्जीरिया का वीज़ा आने में, और भाई 2 हफ्ते के बाद मेरा अल्जीरिया का वीज़ा आया था। लेकिन जरा बात कर लेता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं अल्जीरिया के वीज़ा में। भाई सबसे पहले जो आपसे मांगते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगा, वो है कि भाई जो पेमेंट जो आप करना है अल्जीरिया वीज़ा का वो 8100 रुपये के आसपास है। वो करना पड़ेगा भाई डीडी। और डीडी का पता है प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो सेम डे का होना चाहिए। मतलब अगर आप आज अप्लाई कर रहे हो मान के चलो 28 अप्रैल को, तो 28 अप्रैल का ही डीडी होना चाहिए। तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने एक ऑलरेडी डीडी बना लिया था 1-2 दिन पहले ही, जाने से पहले, अप्लाई करने से पहले ही। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया उन्होंने कहा नहीं काम नहीं चलेगा, आपको सेम डे का चाहिए डीडी। फिर मैंने भाई सेम डे का डीडी जाकर बनवाया, उस डीडी को कैंसिल करवाया। 8100 रुपये का डीडी होना चाहिए, उसमें आपका नाम लिखना चाहिए कि आप ये डीडी बनवा रहे हो। नंबर 1 रिक्वायरमेंट, होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट, उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट 6 या 3 महीने का, और ट्रैवल इंश्योरेंस जिसमें भाई अल्जीरिया लिखा होना चाहिए, या तो फिर वर्ल्ड वाइड वाला आप दे दो वो भी चलेगा। तो मैंने जो मेरा ट्रैवल नॉर्मल इंश्योरेंस है मैंने वही दिया था। तो कुछ ऐसे बाहर ऐसे आवाज़ आ रही है भाई, कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे आसपास का नज़ारा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आपको जाना पड़ेगा भाई VFS। आजकल अल्जीरियन एम्बेसी डायरेक्टली टूरिस्ट वीज़ा एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो आपको भाई VFS लगवाना पड़ेगा। तो मैंने VFS जाके लगवाया था, लेकिन VFS मेरे साथ हो गया था स्कैम। कौन सा स्कैम हुआ था भाई? लाइक VFS की 2500 रुपये के आसपास फी है। चलो ठीक है, मुझे समझ में आता है, प्लस 8100 रुपये का आपको कराना पड़ेगा डीडी। लेकिन VFS भाई आपको फोर्स करती है कि आप कुरियर लो। भाई मैंने कलकत्ता में अप्लाई किया था, कलकत्ता VFS से। उन्होंने कहा कि आपको कुरियर लेना ही पड़ेगा। मैंने कहा मतलब मैं आके पिक कर रहा हूँ, मेरे गाँव में डिलीवरेबल सर्विस नहीं है, आप जो कुरियर यूज करते हो मेरे गाँव में आप डिलीवर नहीं करता है वो, तो मैं कैसे अपने घर पे मंगवाऊँ? मेरा पास एक ही भाई घर है, मतलब मेरा गांव वाला घर, मतलब मेरे बिहार वाला घर। तो बोलता है नहीं ऐसा काम नहीं चलेगा, आपको लेना ही पड़ेगा कुरियर। तो भाई मतलब मैंने कलकत्ता में ही अप्लाई किया VFS में, और कलकत्ता से ही पिकअप किया, बट फिर भी मैंने कुरियर की फी देनी पड़ी। और भाई एक VFS आपके साथ हमेशा स्कैम करती है, आप याद रखना इस बात को। अगर आप VFS में भाई कभी भी अप्लाई कर रहे हो वीज़ा, तो एक फ़ी होती है कुरियर एश्योरेंस फ़ी। उसमें अगर आपका कुरियर अगर लेट्स सपोज पासपोर्ट आपका खो जाता है तो कुछ आपको पैसे देंगे। भाई कितने ही दे देंगे पैसे यार, 20-25-30 हज़ार रुपये दे देंगे यार। ये मेरा एक वीज़ा भाई 50-60-80 हज़ार रुपये का एक मेरा वीज़ा पड़ा हुआ है। तो वो भाई पूरी तरह से स्कैम है। 800 रुपये या 900 रुपये ले लेते हैं उस चीज़ के। तो आप जब भी जाओ VFS में भाई मेरी इस बात को मानना, उनको बोलना भाई कि आई डोंट नीड अ कुरियर एश्योरेंस फ़ी। कुरियर फी अगर ले लो तो ठीक है, बट आप कुरियर एश्योरेंस फी मत लेना। जो आपको कुरियर एश्योरेंस आपके 800 रुपये के आसपास वो चार्ज करते हैं, तो वो थोड़ा स्कैम है। तो मैंने वो तो हटवा दिया कुरियर एश्योरेंस, लेकिन मैंने उनको दिया भाई कुरियर फ़ी, इवन तो मैंने कलकत्ता से पिक किया था। तो ये थी मेरी वीज़ा स्टोरी। लेकिन जब मैं अल्जीरिया में लैंड हुआ भाई, तो सबसे पहले उन्होंने मुझे अच्छा टूरिस्ट वीज़ा पे कैसे आ गए? मैंने कहा कैसे आ गए, व्हाट डू यू मीन बाय कैसे आ गए? मैंने लगवाया वीज़ा आ गया। मैं बोलता है हम तो इशू ही नहीं करते हैं टूरिस्ट वीज़ा। मैंने कहा आपने कहाँ इशू किया? भाई दिल्ली एम्बेसी ने इशू किया है। मैंने ये वीज़ा भाई दिल्ली में लगवाया था, इंडिया में दिल्ली में लगाया था। तो बोलता है अच्छा दिल्ली वीज़ा दे रही है क्या? मैंने कहा हाँ दे तो रही है, तब मैं लेके आया हूँ मैं। अच्छा कितने पैसे ले रहे हैं वो? मैंने कहा 8100 इंडियन रुपीज़ ले रहे हैं, आप जोड़ लो कितने लिए लोकल करेंसी में। अच्छा पूरा भाई सवाल पूछो। ओके चलो भाई थोड़ा प्रेयर स्टार्ट हो गया है, मैं स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ प्रेयर खत्म होने के बाद। तो भाई प्रेयर स्टार्ट हो गया था, इसलिए थोड़ी सी मैंने वीडियो बंद कर दी थी। लेकिन मैं बात कर रहा था कि इमिग्रेशन में क्या क्या हुआ। जब मैं भाई इमिग्रेशन में पहुंचा तो उन्होंने मुझको बोला कि कैसे मिल गया आपको टूरिस्ट वीज़ा, हम तो देते ही नहीं है। मैंने कहा देते हैं भाई, दिल्ली के एम्बेसी में देते हैं। फिर वो अंदर गए, एंड देन पता वगैरह लगाया, बहुत सारे सवाल पूछे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा था वीज़ा में। मैंने कहा ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। अच्छा फिर भाई सिंस मैं भाई बिजनेस क्लास पैसेंजर था, तो सबसे पहले मैं उतर गया था फ्लाइट से, और वही एकमात्र फ्लाइट उस समय आई थी, इंटरनेशनल फ्लाइट। तो फिर मैं वहाँ पर गया, तो सबसे पहला बंदा था भाई मैं जो उतरा था, क्योंकि मेरी सीट भी भाई 2 थी, 2 तो ज़्यादा तुरंत उतर गया था मैं। सबसे पहला बंदा था, सबसे लास्ट में भाई गया हूँ। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि अंदर गए, फिर 15-20 मिनट लगाया, वीज़ा को अलग अलग तरीके से देखा,
अच्छा अच्छा ठीक है आ जाओ, वेलकम टू अल्जीरिया। मतलब काफ़ी फ्रेंडली लोग थे, रिस्पेक्टफुल लोग थे, बस उन्होंने कहा वेलकम टू अल्जीरिया। किसी ने भाई मेरे से यहाँ से वापसी की टिकट नहीं मांगी। दिल्ली एयरपोर्ट पे भाई काफ़ी पंगे किए थे इस बारे में, लेकिन यहाँ पे किसी ने मेरे से फ्लाइट नहीं मांगी वापस की। ये होने के बाद भाई फिर मैं गया कस्टम में। कस्टम तो यहाँ पे अजीब ही है, एकदम बड़ा अजीब कस्टम भाई। मतलब बैग तो अब जनरली इंडिया में भी क्या होता है कि आप बैग भिजवाते हो एक्सरे मशीन के द्वारा, लेकिन आपको कोई चेक नहीं करता। यहाँ पर भाई आपको सब कुछ निकाल के बैग में डालो, फिर बैग लेके जाएगा और आपका पूरा चेक इन होगा। सिक्योरिटी होता है एक्चुअली यहाँ पर कंट्री में एंटर करने से पहले। बहुत वियर्ड भाई, इतने कंट्री गया मैं, 100 से ऊपर ज़्यादा कंट्री जा रखा हूँ, जनरली कहीं नहीं होता भाई। मुझे याद नहीं कि कौन सी कंट्री में ऐसा कुछ कभी हुआ होगा। आई एम श्योर कि कुछ इस तरह की वियर्ड कंट्रीज और होती होंगी, लेकिन वन ऑफ द रेयरेस्ट कंट्री है भाई जहाँ पर आपसे सिक्योरिटी होता है जब आप कंट्री में एंटर करते हो। तो ये हो गई नंबर दूसरी बात। और तीसरी बात, इतनी सा ज़्यादा लोगों ने भीड़ लगा रखी थी, इतनी अनऑर्गेनाइज था भाई कि लिटरली लोग बैग फेंक रहे हैं ना एक्सरे मशीन में, क्योंकि एकदम सब एक्सरे मशीन, छोटी सी एक्सरे मशीन थी भाई, सब वहाँ पे खड़े हुए थे। फिर मैंने भी साइड से आकर बैग घुसा दिया और फिर मैं आ गया बाहर। और भाई बाहर आने के बाद मैं वीडियो ही बना रहा था तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और बोला कि सारे क्यों वीडियो बना रहा हूँ। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया था भाई, है ना, कि कितना ऑर्गेनाइज्ड है नहीं सब। तो पुलिस ने पकड़ के फिर मेरे से क्वेश्चनिंग की कि भाई क्यों बना रहा है वीडियो, क्या करता है तू, क्यों आया है यहाँ पर, बहुत सारे सवाल पूछे गए। फिर मैंने बताया उनको कि यूट्यूबर वगैरह हूँ। तो फिर वो ओके जाओ, लेकिन वीडियो डिलीट करो, वीडियो बना नहीं सकते देश के अंदर, चाहिए होगी तो आपको स्पेशल परमिशन वगैरह वगैरह। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, लो डिलीट कर देता हूँ मैं, सब कुछ मैं डिलीट कर दिया भाई, जितने भी मैंने वीडियो बनाए थे। तो ये थी छोटी सी स्टोरी कि कैसे ये सारी मेरी वीडियो डिलीट हुई। आने के बाद मैंने एक सिम कार्ड लिया भाई। सिम कार्ड की जो कीमत पड़ी है मुझे, वो मैंने दिया भाई यहाँ की लोकल करेंसी में 2000 लोकल करेंसी दिया, और उसके बदले मुझे मिला है 100 GB ऑफ डाटा। यहाँ पे दो कंपनी, एक ओरिडो है, एक मोबिलिक करके कंपनी है। तो मोबिलिक का नेटवर्क थोड़ा बेटर है, तो इसलिए मैंने मोबिलिक का नाम की कंपनी ले ली है। ठीक है, मतलब काम चल जा रहा है फिलहाल अभी तक, तो इंटरनेट ठीक ठाक चल रहा है, कोई खास नहीं बोलूँगा, लेकिन ओके इंटरनेट चल रहा है मैं ये बोलूँगा। 4GB ढंग से नहीं आ रहा, लेकिन भाई तब एक खुट्टी आ रहा है ना, 4 में से एक खुट्टी आ रहा है। और पैसे भाई एक्सचेंज एयरपोर्ट पे आप करवाते तो 150 का रेट मिलता, क्योंकि जो ऑफिशियल रेट है, ये यूरो की बात कर रहा हूँ, डॉलर तो पता नहीं कुछ ज़्यादा ही गिर चुका है आजकल। 150 का रेट था भाई। लेकिन फिर मैंने बोला उनको कि ये करो, तो एक पुलिस वाला ही बंदा था। मैंने कहा भाई चेंज करवाने पैसे कहाँ करा सकता हूँ, बोलता है तो मैं ही कर देता हूँ। मैंने कहा कितने का रेट दोगे, बोलता है 200 का दूंगा। मैंने कहा 250 कर दो, बोलता है नहीं 220 नहीं, 210 नहीं। फिर मैंने भाई चलो ठीक है 200 का रेट पे मेरे को दे दो। फिर मैंने उससे 10 यूरो चेंज कराया, उससे मैंने सिम कार्ड वगैरह भी लिया, और फिर मैं ट्रेन लेके यहाँ पर पहुँचा हूँ। ये थी भाई थोड़ी सी स्टोरी। वीडियो भाई काफ़ी लंबी हो गई है, फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आपसे भाई मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। आज के लिए भाई 10 विदानियाँ। भाई मेरा इंस्टाग्राम है नोमैड शुभम, अगर आप फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना। 10 विदानियाँ।